प्रोफेसर राजीव सर, मैं पहले आपके पास आता हूँ। सर, इंडिया गठबंधन की ये जो बैठक हुई, लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था कि बैठक होगी, इस बीच में कई सारे दुराव हो गए। तो क्या लगता है कल के गठबंधन की जो बैठक से, क्या ये दुराव दूर हो गए? क्या ये जो तमाम सारी गाँठें पड़ गई थी, ये गाँठें खुल गई हैं? नहीं, असल में इंडिया गठबंधन में दुराव तो कभी था ही नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन में दो संरचनाएं हैं। एक वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका अपना एक राष्ट्रीय स्तर है, उनको रिकॉग्निशन है, और अनेक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर काफी मजबूत हैं। तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में जब आप कोई एक समन्वय मूलक संबंध की चर्चा करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि कई तरह के सवाल दोनों ही पक्षों से उभरेंगे, इस आधार पर कि दोनों का अपना जो एक स्तर है राष्ट्र के संदर्भ में वह अलग अलग है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि किसी प्रकार का कोई दुराव था। हाँ, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के अपने टर्म्स कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इसको रिजॉल्व करना कोई बहुत आसान बात नहीं है। इसको लेकर के अनेक तरह की चीजें सामने अभी आएंगी और उन सबको लेकर के ये कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। पर एक बात जरूर है जो इन सब पार्टीज को साथ सामने लाती है कि जिस तरह से एक जो एथॉरिटेरियनिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, संसद का पूरा प्रकरण हम देख रहे हैं। शायद संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतने एमपीज को सस्पेंड किया गया हो। जिस तरह से एक नेतृत्व अपने आप को कहता है कि मैं ही देश की सारी समस्याओं को सॉल्व करने का सक्षम हूँ, मैं उसी चीज को ले जाने में आगे बढ़ूंगा और मेरी गारंटी है कि मैं इसको थर्ड इकोनॉमी में ले लूं या मैं इसमें विभिन्न प्रकार की गारंटीज लेते चला जाऊं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये सारी चीजें लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर आती नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे से इतर जाकर के जब आप धार्मिक संरचना को राजनीतिक शेप दे देते हैं, तब मैं यही कहता हूं कि भाई ईश्वर मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो वो जो एक टोन राजनीति के अंदर उभरती हुई दिख रही है और उसको जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे खतरनाक है। और ये जो टोन है ना, ये टोन धर्म, जाति और पैट्रियार्की, इन तीन चीजों के बीच के संबंधों से निर्मित हो रही है। महिलाओं का, निम्न जातियों का जो उत्पीड़न विजिबल और इनविजिबल तरीके से किया जा रहा है, चाहे वो निर्देशों के माध्यम से किया जा रहा हो, चाहे वो दया के माध्यम से किया जा रहा हो, चाहे मैं ये कहूं कि नहीं देखो मैं ही सक्षम हूं, तुम मेरे अधीनस्थ बने रहो, यही तुम्हारी नियति है। इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस का इस वक्त कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बहुत जरूरी है ताकि 2024 के चुनाव में भाजपा को इन सारी चीजों से अलग किया जा सके। मुझे लगता है कि जो आने वाला चुनाव होगा वो लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाए रखने के लिए या अथॉरिटेरियनिज्म को लोकतंत्र के विदिन लेजिटिमेसी देने के लिए इन दो के बीच में होगा। और ऐसे में इंडिया अलायंस का जो छोटे मोटे मतभेद हैं उन सबको खत्म करके एक बड़ी ताकत के रूप में अगर ये सामने लड़ते हैं तो मुकाबला काफी कुछ दिलचस्प हो सकता है। और बीजेपी के लिए समस्या इसलिए भी आ सकती है, आपने सही कहा कि अभी जो चुनाव हुए उन चुनाव में हिंदी बेल्ट में बीजेपी सामने आई है, लेकिन कांग्रेस कोई बहुत पीछे नहीं है। अगर यहीं पर इंडिया अलायंस का थोड़ा सा एक प्रस्तुतिकरण हो जाता तो शायद एक दो राज्यों में चुनाव के नतीजे भिन्न भी हो सकते। बहरहाल ये सब तो अब अतीत की बात है। अब आने वाले समय में इन सबको एक साथ मिलकर के अगर ये काम करेंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी और सशक्त चुनौती हो सकती है। राजीव सर, एक चीज जो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के बात हो रही है, जिस तरीके से अभी राजकुमार सर भी कह रहे हैं, रावेश सर भी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़े कद के नेता हैं, जिस जातिगत समीकरण में भी बिल्कुल परफेक्ट चेहरा है वो,
इसके साथ साथ अभी जिस तरीके का जो मैंने जिक्र किया था, कर्नाटक और तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस जो है वो दक्षिण में मजबूत स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो साफ हो गई, कर्नाटक में थी, साफ हो गई। अब लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से वो कितना इंपॉर्टेंट होगा एक कदम। और दूसरा ये कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जाति समीकरण में भी वो दक्षिण में भी, दक्षिण के समीकरण पर भी वो फिट बैठते हैं क्योंकि एक लंबा अनुभव है। दक्षिण में कांग्रेस मजबूत भी हुई है उनके आने के बाद से भी लगातार। और उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो वो जातिगत समीकरण चूंकि उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण है, तो उस समीकरण में भी फिट बैठ रहे हैं। तो इस लिहाज से इस नाम की स्वीकार्यता को लेकर के अगर हम समझना चाहें तो कितना स्वीकार्य है, और दूसरा कि समीकरणों के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि उन्होंने खुद कह दिया है कि जब पोस्ट इलेक्शन जब रिजल्ट्स आएंगे तब सांसद बैठ करके चुनेंगे कि कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। नहीं, इसमें एक बात बहुत आवेश ने बहुत अच्छी बात कही और राजकुमार जी ने थोड़ा सा इतिहास को पलट ले, तो इतिहास को पलटने तो एक साधारण व्यक्ति ही आंदोलन की जब अगुवाई करता है तो असाधारण बन जाता है। गांधी का उदाहरण हमारे सामने है और हम लोग भी सही याद दिला दिया आदेश जी ने कि हम लोग भी थे जो जब सड़कों पर उतर करके कह रहे थे सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो एक वो दौर था और जयप्रकाश नारायण जी भी और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे वो भी बहुत साधारण, मतलब ऐसा लगता था जैसे आम जन से निकल करके आ रहे हैं। ये आम जन की जो राजनीति है इसको करने के लिए ऐसा ही चेहरा चाहिए जिसमें आमजन अपना एक चेहरा देख सकता हो। खड़गे इस रूप में काफी कुछ स्वीकार्य हैं क्योंकि वो एक साधारण चेहरा है, एक ऐसा साधारण चेहरा जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने में जो ठहराव है वह ठहराव कई तरह के मैसेजेस देता है लोगों के सामने। उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वह एक्सेप्टेबिलिटी काफी है और इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों में उन्होंने अपना एक सम्मान हासिल किया है। दलित नेता हैं तो वो आज भी मैं उनका एक वक्तव्य देख रहा था उस वक्त, और इस तरह के वक्तव्यों की अब जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद का तो अपमान हो ही रहा है लेकिन मैं चूंकि दलित नेता हूं इसलिए मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा था। तो वो जो एक राजनीति के अंदर जातिगत विषमताएं हैं उन जातिगत विषमताओं का एक बहुत अच्छा जवाब खड़गे हो सकते हैं और इसलिए खड़गे के नाम को अगर आगे लाया जा रहा है तो चुनाव के अंदर ये लड़ाई जनसाधारण की लड़ाई बन जाएगी क्योंकि वो जनसाधारण उनके पीछे जाने की क्षमता रख सकता है। पहला बात तो ये। दूसरा जो बात अभी आवेश जी ने कही मैं भी उससे एक सहमत हूं कि अब इंडिया अलायंस को सड़कों की राजनीति करनी चाहिए। आंदोलन हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य को बदलते रहे हैं। कांग्रेस इससे अच्छी समझ और कौन रख सकता है, चाहे तो वो स्वाधीनता के पहले का रहा हो जब कांग्रेस ने इस तरह के आंदोलन किए और गांव-गांव तक पहुंच गई, या फिर कांग्रेस आउट हुई 77 और इसमें चुनाव के दौरान, तब भी वही था कि जनता की राजनीति थी। तो जनता इस बात को निर्धारित कर सकती है कि किसको लाया जाए और किसको हटाया जाए। तो आपको जनता की राजनीति करनी होगी और जनता की राजनीति के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। हम बहुत सी बातें, मेरा वामपंथ के साथ में संबंध है यहाँ पर, हम लोगों ने चुनाव हारा इस बार राजस्थान के अंदर, लेकिन जिस तरह का आंदोलनात्मक रुख वामपंथ का था राजस्थान के अंदर और विभिन्न इलाकों के अंदर, उसका एडवांटेज हमको वोट के रूप में मिला। भले हम सीट नहीं जीते हैं लेकिन वोट के रूप में वो एडवांटेज मिला। कांग्रेस अगर वही आंदोलन करती और कांग्रेस भी सक्रिय होती, इसलिए मैंने कहा राजकुमार जी से मेरी अपनी सहमति है इस बात पर कि अगर इंडिया अलायंस का थोड़ा बहुत भी, बड़े ही लूज किस्म का भी अगर अलायंस इन तीनों राज्यों में हुआ होता तो चुनाव के नतीजे दूसरे हो सकते थे। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी। कांग्रेस को लग रहा था कि वो सब कुछ जीत जाएंगे और
सबसे अच्छी बात देखिए, इसलिए मैं मतलब कभी राम प्रकाश जी ये मूल्यांकन होना भी चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है, एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसके बावजूद चुनाव के नतीजे बदल गए। तो क्या इसका अभिप्राय यह है कि आप जनता तक जिस सक्रियता के साथ पहुंचना चाहते थे उस सक्रियता के साथ नहीं पहुंचे? आपको भी ये लगने लगा कि नहीं, हम चाहे कुछ करें या ना करें जनता हमको वोट दे देगी, जबकि दूसरी ओर जो आपके प्रतिद्वंदी थे भाजपा के लोग, वो आरएसएस के माध्यम से अपनी पैठ बना रहे थे एक लंबे समय से। उनको चुनाव में कैसे अपने को सक्रिय रखना है और कैसे पहुंचना है, यह सब चीजें उभर करके आ रही हैं। और अभी भी चुनाव की उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने तो चुनाव का बिगुल बजा दिया। वो कहीं बंगाल में जाकर के भगवत गीता के अंदर बैठेंगे, वो बनारस चले गए, बनारस में, और अब तो वो काशी वाला जो मुद्दा है और मथुरा वाला मुद्दा है उसको लेकर के जो न्यायपालिका के संकेत आ रहे हैं उनको भी वो अपने ही लिए ले लेंगे। राम मंदिर का सवाल जैसे उठा, अभी ये सवाल उठ रहा है राम मंदिर का सवाल, राम मंदिर बनेगा ये निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया था ना आपको जमीन दे करके, लेकिन उसके बावजूद वो सारा का सारा जो एडवांटेज है और सारा अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो भाजपा ने ले लिया। हमको, मैं एक बात आपसे फिर कहूं, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर बीजेपी की इस सांप्रदायिक और विभाजन मूलक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का एकमात्र जवाब धर्मनिरपेक्षता हो सकती है। और अगर ये पूरा इंडिया अलायंस धर्मनिरपेक्षता को और साझा सांस्कृतिक विरासत को, जिसका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश बड़ा अनूठा एग्जाम्पल रहा है, अगर उस विरासत को लेकर के ये इस बार चुनाव में उतरेंगे और आंदोलनकारी रुख अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल में गुणात्मक बदलाव लाने की संभावना हो सकती है। मैं फिर कहूं कि आर्म चेयर पॉलिटिशियन हिंदुस्तान की राजनीति को नहीं बदल सकते, क्योंकि एक तरफ इतनी सक्रियता है, वो सब तरफ सक्रिय है, और दूसरी तरफ आप अगर केवल मीटिंग करके या इस तरह के जजमेंट दे करके, इस तरह के स्टेटमेंट दे करके ये समझें कि जनता आपके साथ आ जाएगी, तो वो गलत है। आपको भी अपने अपने जो नागरिक हैं उनकी तरफ तो अंधभक्त हैं, लेकिन आपके साथ जो नागरिक है उस नागरिक को अब आपको आंदोलन में लाना पड़ेगा। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को, सिविल सोसाइटी के जो मूवमेंट है उस तरह की भूमिका निभानी पड़ती है। ये सारे के सारे इंडिया अलायंस के लोगों को समझ लेना चाहिए।